मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DMS DNA पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं अपनी जिस तरीके से मैंने रेलवे में जॉब ली, मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, पहला पॉइंट, क्या क्या मेथड मैंने फॉलो करे, कौन कौन सी बुक मैंने फॉलो करी, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अब आ रहे हैं आपके रेलवे के एग्जाम, वही रेलवे के एग्जाम जो आपके वो सपना पूरा कर सकते हैं सरकारी नौकरी पाने का। वो कहावत है ना कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, और विश्वास हो अगर अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा, कि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने ये फॉर्म भरा, मैं आपको दिखाता हूं, शुरुआत करता हूं अपनी इस चीज के साथ। ये है हमारा फॉर्म भरा मैंने। तो फॉर्म भरने की तारीख मैंने तीसरे महीने में फॉर्म भरा था। तो आप सब देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्म होता है, रिसिप्ट फॉर्म कहते हैं, जो हमने भरा था। तो उसके बाद जब ये फॉर्म लगा, उसके मैंने ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस थी, आप भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल देख करके भरें। और रेलवे ग्रुप डी का आप भर चुके होंगे तो बिल्कुल नो टेंशन रहे, बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं रेलवे के अंदर भी, तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो उसके 4 से 5 महीने बाद, जी हाँ 4 से 5 महीने बाद एक बार आती है आपकी वेरिफिकेशन फॉर्म आता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो वो आया जिसमें मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका था। तो उसके बाद 2 महीने बाद ही मेरा आता है एडमिट कार्ड। जी हाँ, एडमिट कार्ड आती है जिसमें मेरी एग्जाम डेट दी गई थी। कितनी तारीख थी मेरी एग्जाम डेट की? जैसे कि इसमें लिखा है 20/9/2018, आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है 20/9/2018। जब मैं ये पेपर देने गया, मेरा शिफ्ट 1 में एग्जाम था, तो ये एग्जाम मैंने दिया। उसके कुछ दिनों तक वेट करा गया, काफी 2 से 3 महीने तक ये एग्जाम चली थी। मेरी शायद शुरुआत में ही एग्जाम हो गया था, और ये 9 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये एग्जाम चली गई थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े, तो अब चलते हैं आगे। अब आगे आया रिटर्न, पहले आई आपकी आंसर की। अब मैंने आंसर की में अपने मार्क्स चेक करे, तो मार्क्स मैंने चेक करे। उस टाइम पे तो मैं बच्चा था, आप लोगों को पता होगा, जब मैंने फॉर्म भरा 18 साल कुछ महीनों का ही था मैं। तो मैंने जब ये फॉर्म लगाया था, तो मैंने अपनी आंसर की में चेक करा। तो आंसर की में मैंने क्या पाया, मैंने देखा कि मेरे शायद 72 से 73 नंबर आ रहे हैं। अब मैंने सोचा यार सिलेक्शन तो मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ भी हाई जाती है। 72 नंबर आ रहे थे, तो मैंने इतना होप उम्मीद रखी नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने ALP की तैयारी में लगा हुआ था उन दौरान ही, और ALP के साथ ही और RPF के भी एग्जाम निकले थे, फॉर्म निकले हुए थे, और काफी SSC वगैरह की तैयारी कर रहा था मैं, लाइब्रेरी में कंटिन्यू था। तो उसी दौरान थोड़े दिनों बाद आता है रिजल्ट। जी हाँ, क्या रिजल्ट? और रिजल्ट में मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मेरा कट ऑफ से भी 5 से 7 नंबर ऊपर थे। तो मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा था उस टाइम के लिए तो कि मेरी जॉब ही लग गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब रिजल्ट आया, तो थोड़े दिनों के बाद मैंने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब फिजिकल पे भी ध्यान देना था, क्योंकि अगली स्टेज आती है फिजिकल, जिसमें भी कई स्टूडेंट पास हो जाते हैं, वैसे तो फेल हो जाते हैं, सॉरी। पर ये क्या होता है, वैसे तो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को लिए बता दूं, बट ये उस बच्चे के लिए मुश्किल है जो कभी दौड़ा नहीं, जिनमें से मैं आता हूं। मैं कभी अपनी लाइफ में, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव नहीं था, मैं खेलता बहुत कम था। तो आप देख सकते हैं कि जिसने कभी क्रिकेट भी नहीं खेला, क्रिकेट जो कि जनरली बॉयज बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं नॉर्मल, तो वो भी मेरे को नहीं आता था। पार्क में मैं जाता नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैंने 12th क्लियर करी थी, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार फिजिकल की तैयारी करते हैं। धीरे धीरे करके मैंने स्पीड बनाना शुरू करा अपनी। उसके बाद स्टेज आता है एडमिट कार्ड का। जी हाँ, PET का एडमिट कार्ड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आपके सामने PET का एडमिट कार्ड। अब ये जब एडमिट कार्ड आया, तो इसमें मेरे को जाना था जोधपुर, जो यहां से लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर है, वहां जाना था। तो अब वहां जाने के लिए फिर मैंने टिकट वगैरह बनवाई। तो मैंने ये सोचा कि यार अब अपन चल तो रहे हैं, मुझे तो उम्मीद, क्योंकि यहां पर मैंने अपने पार्क में देखा मेरे टाइमिंग ही नहीं आ रही थी, 1000 किलोमीटर में 4 मिनट में मार ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, वहां पर चल के एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। यहां पर एक बार मेरी 2 से 3 दिन पहले मैंने जब ट्राई करा था, तब मेरा 4 मिनट से कम 3:52 के अंदर आ गया था। तो मुझे उससे ज्यादा उम्मीद हुई कि यार 3 मिनट 52 सेकंड में हम यहाँ पे मार रहे हैं, अगर वहां पर 4 मिनट में भी मार दिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं गया, और उस दौरान मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चली थी फ्रेंड्स। तो अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैंने फिजिकल दिया।
अब फिजिकल दिया, मेरे पैरों में उस टाइम काफी दर्द था, फिर भी मैं गया दौड़ने के लिए। दोपहर हो रखी थी और जोधपुर आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान में कितनी धूप होती है वो भी आप जानते हैं। मेरा शायद लगभग 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास रिपोर्टिंग टाइम था। मैंने रिपोर्ट करा, 8 से 9 बजे के आसपास दौड़ाना शुरू करा। अब देख लीजिए राजस्थान में खुले मैदान में 8 बजे कितनी धूप होती है। आप अगर कोई राजस्थान के होंगे तो आप लोग जानते होंगे। अब मैंने वहां पर दौड़ना शुरू करा, जैसे जैसे दौड़ क्लियर हुई फिर बाहर आए हम। अब बाहर आकर के बैठ गए, रिजल्ट आने वाला था लगभग 2 से 3 घंटे में हमें पता लग जाता है। तो मैंने खाना वाना खाया और वहीं बाहर बैठ गए जहां पर स्टेडियम था। अब बाहर 2 घंटे बाद एक लिस्ट आके लगती है, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी। तो जब मैं वहां पर गया, मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था, तो उन्होंने जाकर के जब देखा तो वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब मैंने फिजिकल क्लियर कर लिया था। तो फ्रेंड्स उस वक्त भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हम इतनी दूर चल करके आए यहां पर, तो हमें रिजल्ट अच्छा मिला, तो काफी अच्छा महसूस हुआ। और एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपका दूर सेंटर हो तो अपने एग्जाम से एक दिन पहले पहुंचे, जो हमने करा था। हम एक दिन पहले पहुंच गए थे और बिल्कुल एक्टिव थे। रात को जाकर के वहां सोए, हमने होटल में रूम लिया और वहां पर सोए। मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था। अब स्टेज आती है अगली, जैसा कि वहां पर क्लियर हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया। तो अब हम गए वापस अपने घर पर आते हैं। कुछ दिनों का वेट करा, कुछ दिनों बाद ही मेरा आता है मेडिकल का फॉर्म। क्या आता है? मेडिकल का फॉर्म। अब वो आया 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आया मेडिकल का एडमिट कार्ड कि आपका मेडिकल है जयपुर में। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बता रखा है कि मेरा अजमेर बोर्ड था। कौन सा बोर्ड था? अजमेर। तो मेरे जितने भी आगे के प्रोसेस होने थे वो सारे राजस्थान के अंदर होने थे, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही अजमेर आता है। तो अजमेर बोर्ड है तो राजस्थान में सारे प्रोसेस होने थे। फिजिक रिटर्न जो होता है Tier 1 ऑल इंडिया लेवल पे लगता है, इसीलिए आपका वो जहां पर स्टेट भरोगे वहीं पे लगेगा। उसके बाद जो आगे का वो सारे आप जो बोर्ड भरे हैं उस एरिया में ही होंगे। तो जैसा कि मेरा अजमेर बोर्ड था तो मेरा आगे का सारा प्रोसीजर राजस्थान में हो रहा था। तो अब आता है हमारा टाइम किस चीज का? मेडिकल का। मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड मेरे सामने था, तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा, तो अब मैं आपको बताता हूं। मेडिकल में हम गए, राजस्थान में हॉस्पिटल है जयपुर में। मेडिकल से पहले मैं आपको बताऊं, मेडिकल से जस्ट पहले हुए हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप पूरी एग्जाम क्लियर कर लीजिए, फिजिकल क्लियर, सब कुछ क्लियर कर लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप रिजेक्ट होंगे, 100% होंगे। और आपको हमेशा वहां पर एनर्जेटिक रहना है। जैसे जब मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे उस टाइम मैं अपने पापा जी के साथ गया था, तो पापा जी और मौसा जी के साथ गया था। तो वहां पर वो मेरा इतना सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता नहीं, आप पहली बार गए हैं। पहली बार तो चाहे कोई कितनी बार भी जा चुका हो, पर आपको पता नहीं होगा कि आपसे क्या डॉक्यूमेंट मंगवा लेंगे। पहली बात तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, चाहे आपका कोई भी 8th क्लास की मार्कशीट है तो वो भी लेके जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां पर क्या मांग लिया जाए, तो आप जरूर लेकर के जाएं। एक्स्ट्रा चीजें हमेशा रखें। अब मैं गया वहां पर, जैसे वो चीजें जो मांगते वो तुरंत आ जाती, कभी फोटोकॉपी कम पड़ जाती तो वो मेरे जो भी पापा साथ में गए थे वो फोटोकॉपी करा लाते। अब आप जाएंगे फोटोकॉपी कराने, फिर आप आएंगे तो कितना आप नर्वस हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चीजों में एक पर्सन अपने साथ हमेशा रखें, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, आपको एनर्जी भी रहेगी। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब एक घटना और बताता हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट घटना। वहां पर एक लड़का भी आया हुआ था, अब उसकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रही थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, उससे 10-15 दिन पहले अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे अगर आप खेत में काम करते हो या कोई भी अगर फ्रेंड्स जो होते हैं ओवर टाइम करते हैं, तो किसी मशीन पे काम करते हो, एक्स्ट्रा पढ़ाई के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, तो हार्ड वर्क ना करें थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि कई बार आपकी फिंगरप्रिंट मिट जाती है। मिटने का मतलब फिंगरप्रिंट तो जो हमारी रहती है वही रहती है, बट कई बार घिस जाती हैं, तो इस वजह से वो फिंगरप्रिंट कंप्यूटर एक मशीन है वो अटैच नहीं करता। ऐसे ही हमारे वहां पर कई 1-2 साथी के साथ हुआ, फिर उनका रिटर्न में लिया गया, काफी चीजें हुई, तब जाके कईयों को तो वापस भी भेज दिया गया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप ऐसी कोई गलती ना करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, एक सीनियर अफसर के पास गए, उन्होंने हमारी 10th की मार्कशीट मांगी, फोटोकॉपी सब जमा हो गई थी। अब वो हमारे मार्कशीट देख करके हमारे फेस को मिला रहा था, सब कुछ कर रहा था, और वो चाह रहा था कि कहीं अगर कोई बंदा गलत है तो उससे डरा सके। तो उसके बात करने का तरीका ऐसा ही था कि तो आपकी फोटो मैच नहीं हो रही, या आपकी ये मार्कशीट आपकी है ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वो आपको ऐसा नहीं है कि वो निकालना चाहते हैं, वो ये चीज पकड़ना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा वहां पर
फर्जी है, फोर्ज है, तो वो उनमें से छानबीन कर सकें, इसीलिए वो आपको डरा रहे थे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने हमें एक पर्चा दिया, मैं आपको वो पर्चा दिखा देता हूं। जी हाँ, वो ये पर्चा है, अब आप इसे देख सकते हैं। इसमें हमें बोला था कि आपका अगले दिन जयपुर हॉस्पिटल में मेडिकल है। अब हमें वहां पर मेडिकल के लिए जाना था, तो एक दिन तो वहां लग चुका था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अगले दिन हमारा मेडिकल था। अब हम गए मेडिकल के लिए। मेडिकल में जो जो आपकी चीजें होती हैं वो सारी चेकअप हुई, वहां पर ब्लड टेस्ट से लेकर यूरिन टेस्ट से लेकर के फुल बॉडी चेकअप हुआ आपका। उसके बाद वहां भी पूरा दिन लग गया आपका। तो सब कुछ होने के बाद जब उन्होंने बोला ठीक है आपका हो चुका है, मेडिकल लेवल बता दिया, आप सब कुछ फिट है, जनरली उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो उसके बाद अब आए हम घर पे। अब घर पे आने के बाद कई दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, खाली आप एग्जाम क्लियर करना, ये सब कुछ क्लियर करना बहुत नहीं होता। जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मेडिकल भी वो, आप ये ना सोचें कि अगर आप मेडिकल क्लियर कर गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। हमेशा आपका जो कट ऑफ होती है, आपकी जो कट ऑफ होती है उससे 5 नंबर ऊपर नंबर आने चाहिए आपके फाइनल कट ऑफ से भी। मतलब आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे अगर आपकी 68 कट ऑफ गई है और आपके 73 नंबर हैं, तो जैसे मेरे 73 थे, नॉर्मलाइजेशन से शायद 79 के आसपास हो गए थे, तो इसमें फायदा था। इसमें यह फायदा था कि जैसे कि आपकी 68 कट ऑफ गई तो आपके 5 नंबर, फाइनल लिस्ट हमेशा 5 से 7 नंबर ऊपर आती ही है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कट ऑफ से, जनरली बता रहा हूं, इन केस कभी कभार होता है कि 1 नंबर भी ऊपर आ जाते, 2, पर 5 नंबर का मार्जिन लेकर के चले आप, कि आपके अगर 73 थे और 78 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। बाकी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आपको उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी, चाहे आपके 1 नंबर ज्यादा है, पर आपको ये रखना है कि हाँ मेरे 5 नंबर ज्यादा है, तो आप फिर मेरी तरफ से आप ऐसे सोच सकते हैं अपने दिल में कि अब टेंशन नहीं है। क्योंकि वो भी अपनी तरफ से 3 से 4 गुना बच्चे बुलाते हैं, शायद 2 गुना मेडिकल में भी, जिससे आधे बच्चे बाहर हो तो वो बच जाए जिनको उनको वेटिंग लिस्ट, और वैसे भी रेलवे वेटिंग लिस्ट भी डालती है। सबसे ज्यादा बेनिफिट है रेलवे का आपका कि रेलवे वेटिंग लिस्ट डालती है। इसका मतलब क्या होता है? वेटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 78 नंबर थे और आपकी मेरिट गई 78.1, तो अब क्या हुआ? वो स्टूडेंट बाहर नहीं हुआ, उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा। कल को क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट था जिसने सारी चीजें वेरीफाई करी और उसके बाद उसने ज्वाइन ही नहीं करा, जिसके नंबर थे 79, मान लीजिए उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ रहा था, उसने ज्वाइन नहीं करा, तो उसने क्या करा, वेटिंग लिस्ट में गया, वो मतलब उसने छोड़ दी, उसने ज्वाइन नहीं करा, तो जो वेटिंग लिस्ट में नंबर ऊपर है उन सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम आएगा तो भी आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाता है, चाहे 1 महीने बाद। कई बार रेलवे का प्रोसीजर ऐसा है कि आपका 1-1 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट में के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो रेलवे में काफी बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें रेलवे में क्या क्या मिलती हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो हम उसके बाद मैं गया, लगभग 2 से 3 महीने बाद एक आती है लिस्ट आती है, और उस लिस्ट के अंदर अब चेक करना था कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है या नहीं आया। वो थी सबसे ज्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि उस टाइम पे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि लगभग पूरे रिलेटिव्स को तो ये लग चुका था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस खाली मुझे ही पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मेरे 5 से 7 नंबर ऊपर तो हैं, पर क्या मेरा सिलेक्शन फाइनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट के साथ ही कट ऑफ आती है। अब मेरे को घबराहट हो रही थी, तो लिस्ट आती है, मैं लाइब्रेरी में बैठा था उस वक्त फ्रेंड्स, मैं अपनी बिल्कुल सच्ची घटना, मैं लाइब्रेरी में बैठा था, मेरे फ्रेंड ने आके बताया कि तुम्हारी फाइनल लिस्ट आ गई है। अब मैंने लिस्ट ओपन करी और ढूंढ रहा था मैं अपना नाम, मैंने ऊपर सर्च नहीं करा, सर्च इसलिए नहीं करा कि सर्च से ज्यादा झटका लगता है, तो मैंने सोचा धीरे धीरे ढूंढते हैं, क्या पता अपना नाम मिल जाए, और नहीं मिलेगा फिर सर्च करेंगे। तो मैंने अपना नाम ढूंढना शुरू करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे पहली बार में मेरा नाम ही नहीं दिखा। अब मैंने दोबारा सोचा, अब मेरे हाथ नर्वस हो रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने दोबारा ढूंढना शुरू करा। उसके बाद जब मैंने दोबारा देखा तो क्या था फ्रेंड्स, मैं सर्च कर रहा था फादर्स नेम के अंदर और नाम था मेरा इस तरफ, तो मैं गलती से फादर्स नेम सर्च कर रहा था, तो उस वक्त मुझे ओम प्रकाश शर्मा लिखा दिखा, जो मेरे पिताजी का नाम है। तब मैंने देखा तो इस तरफ मेरा नाम लिखा था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, उस वक्त मैं इतना इमोशनल हो गया, मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि मैं लाइब्रेरी में ही खड़ा हो गया एकदम से।
अब चेयर एकदम से पीछे हुई तो आप जान सकते हैं, समझ सकते होंगे कि लाइब्रेरी में मतलब चेयर एकदम से सरकने में कितनी आवाज आती है। तो फिर मैं उठ करके बाहर आया मेरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब उस टाइम तो बात ही मत पूछे कैसा लगा। अब उसके बाद का प्रोसीजर जो है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे कहानी कहां तक पहुंच चुकी है हमारी जॉब की, हमारी पहुंच चुकी है कि हम मेडिकल करा चुके हैं, फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ चुका है, सब कुछ हो गया है हमारा। अब हमारा आना था ज्वाइनिंग लेटर। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो आया था वो क्या था, उसके बाद जब मैंने ज्वाइन करा मैंने क्या क्या चीजें झेली, मेरे को क्या क्या प्रोसीजर अपनाने पड़े, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन हुई, क्या क्या चीजें मेरे को करनी पड़ी, कहां कहां मेरे को भेजा गया, पहले बीकानेर, उसके बाद पहले बीकानेर, उसके बाद यहाँ पर आए भिवानी, उसके बाद कहां पर आए चरखी दादरी, फिर रेवाड़। तो कैसे मैंने इतनी लंबी जर्नी कैसे झेली, और उसके बाद आता है वो मुकाम जिसका आप सबको इंतजार होगा, ये है हमारी पे स्लिप। वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितनी सैलरी आती है, कैसे आपकी बेसिक पे 18 से 25-30 हजार में बदल जाती है, वो कैसे होता है, कौन कौन से भत्ते आपको मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना प्यार मिलेगा उतनी ही अच्छी वीडियो अगली आएगी और सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी कि ये जॉब ही नहीं, मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी पढ़ाई के लिए जो आपको भी मिल सके वो जॉब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।